अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इस लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज का क्वेश्चन। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इनमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। हमने बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज। अब जो फिजिक्स के अंदर पढ़ाई होती है और जो डिस्कवरीज होती हैं, जो दरियाफ्तें होती हैं, इनका मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है? तो एक ही इनका पर्पस है, द बेटरमेंट ऑफ मैन काइंड, इंसानियत की बेहतरी। ठीक है, इसके लिए सारे काम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ स्टील पाइप इज इन बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। अब ये 0.7 मीटर से 0.8 मीटर तक है। ठीक है, यानी कि जो आधा मीटर है उससे ये ज़्यादा है, क्योंकि जो 1 मीटर है उसके अगर आप 10 हिस्से करें तो वो इस तरह से होंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 0.6, 0.7। अब जो 0.5 है, 0.5 मीटर, इसका मतलब है आधा मीटर। तो 0.5 से आगे 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, इस तरह से जो 0.7 से 0.8 मीटर के दरमियान इसकी लेंथ है स्टील पाइप की, ये 1 मीटर से कम है। लेकिन जो आधा मीटर है उससे ये ज़्यादा, यानी कि काफ़ी लंबा पाइप है, उसकी हमने लेंथ मेजर करनी है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो नीचे ऑप्शन मौजूद हैं इनमें से हमने पहचान करनी है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। अब मुनासिब इंस्ट्रूमेंट आप आइडेंटिफाई करें, ये बताएं कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, टू बी यूज्ड, इस्तेमाल करने के लिए, फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 मीटर। एक ऐसा आप इंस्ट्रूमेंट बताएं जो कि हम यूज़ कर सकें इतने लंबे पाइप की लेंथ फाइंड करने के लिए, और उस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए 0.001 मीटर। अब ये जो 0.001 मीटर है, इसका मतलब है कि आपने 1 मीटर के ऊपर 1000 से करवाया है डिवाइड। ठीक है, तो तब जाके ये बना है 0.001 मीटर। 1 मीटर के अंदर होते हैं 1000 मिलीमीटर, हम जानते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.001 मीटर का मतलब है 1 मिलीमीटर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने बताना है जो कि इतने लंबे पाइप की लेंथ बता सके। ठीक है, जिसकी लेंथ हो 0.7 से 0.8 मीटर के दरमियान, और उसका जो लीस्ट काउंट है वो ये हो। ठीक है, एक्यूरेसी लीस्ट काउंट उसका ये हो 0.001 मीटर। ठीक है, कम से कम ये इतनी लेंथ मेजर कर सके, यानी कि 1 मिलीमीटर लेंथ वो मेजर कर सके। तो वो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है मीटर रूल। ठीक है, जो मीटर रूल है इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर क्योंकि इसकी लेंथ है, और हमारे पास जो पाइप है उसकी लेंथ 1 मीटर से कम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो लीस्ट काउंट होता है मीटर रूल का, वो होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 मीटर। तो ये बात भी यहाँ पे पूरी हो रही है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं मीटर रूल के ऊपर, तो फिर आप मीटर रूल को यहाँ पे करेंगे टिक। और उसके बाद जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ये बहुत ही छोटी मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये होती भी छोटी सी है, छोटी मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास तार है, वायर है, तो उसका अगर डायामीटर फाइंड करना है तो इतनी छोटी मेजरमेंट्स के लिए आप यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जो इतना लंबा पाइप है जिसकी लेंथ आधे मीटर से ज़्यादा है, यानी कितनी कम अज़ कम वो लेंथ बनेगी, तो उसके लिए आप इस छोटी सी स्क्रू गेज को यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स है, ये भी इतनी बड़ी लेंथ्स के लिए यूज़ हो नहीं सकता। ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर्स है, आप अगर इसकी डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ तो डायग्राम इसकी बनी हुई नहीं है, वैसे आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम में अगर आप देखें तो इसका जो वो पार्ट होता है जहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख के उसकी मेजरमेंट करते हैं, वो काफ़ी छोटा सा पार्ट होता है। तो उसके अंदर आधे मीटर से ज़्यादा लेंथ का जो पाइप है वो आप वहाँ पे फिट ही नहीं कर सकते। वो बड़ा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन पाइप आपके पास काफ़ी लेंथ ही है, तो इसीलिए इसके लिए जो वर्नियर कैलिपर्स है आप इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है 10 मीटर्स मेजरिंग टेप। अब जो मेजरिंग टेप है इसकी लंबाई है 10 मीटर्स, लेकिन आपके पास जो पाइप है वो तो 1 मीटर से भी कम है, तो आपको 10 मीटर्स की टेप क्यों चाहिए? तो उसके लिए जो 1 मीटर का मीटर रूल है यही परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो परफेक्ट आंसर है वो है ए मीटर रूल। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 मीटर या फिर 1 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 1.3, इसको देखते हैं। The diameter of a steel ball is measured using a
वर्नियर कैलिपर्स, आपके पास एक स्टील की बाल है जिसका आपने डायामीटर बताना है वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करके, यानी कि जो वर्नियर कैलिपर्स के जाज हैं उन दोनों जाज के दरमियान आपने उस बाल को बंद कर दिया है एंड इट्स रीडिंग इज़ शोन इन दी फिगर। अब जो रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स दिखा रहा है वो इस फिगर के अंदर यहाँ पे रीडिंग दिखाई हुई है, ठीक है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द स्टील बाल, हमने अब स्टील बाल का डायमीटर बताना है। तो अब देखते हैं कि हमने किस तरह से वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेनी है। अब यहाँ पे जो आपका मेन काम है वो ये है कि आपको वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेनी आनी चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसके अंदर जो ये मेजरमेंट्स हैं ये किस स्केल के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। उसका क्या यूनिट है, उसका यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये सारी जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं ये दी हुई हैं सेंटीमीटर के अंदर। ये 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप देखें 0 और 1 के दरमियान ये छोटी छोटी डिवीजन हैं, ये टोटल 10 डिवीजन है। तो इसका मतलब यह है कि जो एक डिवीजन है ये आपको 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो है वो मेजर करके दे रही है, ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो कम से कम एक डिवीजन है ये वाली, उसकी पैमाइश है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट है वो कैसे अब आएगा। इसका जो लीस्ट काउंट है उसके लिए जो कम से कम आपके पास डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर, उसकी आपने पैमाइश ले ली, 0.01 सेंटीमीटर आ गई। और उसके बाद आप काउंट करें कि आपके पास जो वर्नियर स्केल है जो इसके ऊपर मूव करती है मेन स्केल के ऊपर, इसकी टोटल डिवीजन्स कितनी है। इसकी टोटल डिवीजन्स है 10, यहाँ तक 5 है सेंटर तक और एंड तक है इसकी 10 डिवीजन्स। तो आपने जो मेन स्केल की कम से कम आपके पास पैमाइश है उसको आपने डिवाइड करवा देना है वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन्स की तादाद यानी कि 10 के साथ। तो आपके पास जो लीस्ट काउंट आएगा इसका वो है 0.01 सेंटीमीटर। ये है जी आपके पास लीस्ट काउंट आपके वर्नियर कैलिपर्स का। अब आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए आप ये देखें कि मेन स्केल की वो कौन सी डिवीज़न है जो कि वर्नियर स्केल से एग्जैक्टली पहले है। वर्नियर स्केल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके पीछे जो डिवीज़न है मेन स्केल की वो ये डिवीज़न है। तो ये देखें कौन सी डिवीज़न बनती है। यहाँ पे आपके पास 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बाद ये आपके पास है तीसरी डिवीज़न, तो ये 1.3 बनती है, ठीक है। तो आपके पास जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग आपके पास आ गई 1.3, वो आप यहाँ पे लिख लें। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है जो आपकी वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग ऐड करनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग आप इस तरह से लेते हैं कि आप ये देखते हैं कि आपके पास वर्नियर स्केल की वो कौन सी डिवीज़न है जो कि किसी ना किसी मेन स्केल की डिवीज़न के साथ मैच कर रही है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे ये डिवीज़न है, ठीक है, 9th डिवीज़न। ये यहाँ पे एग्जैक्टली मेन स्केल की डिवीज़न जो इसके नीचे है ये उसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो आपके पास जो वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग आ गई 9, ठीक है। आपने यहाँ पे अब जो ऐड करने वो आपने 9 को ऐसे ऐड नहीं कर देना, ठीक है। आपने यहाँ पे 9 लिखना है, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है लीस्ट काउंट जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। लीस्ट काउंट आपने कैलकुलेट किया 0.01 सेंटीमीटर, उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं। और उसके बाद अब आप इसको आगे कंटिन्यू करें अपनी कैलकुलेशन को। ये है 1.3 और उसके बाद 9 जब 0.01 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.09 और दोनों को अब आप ऐड कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 1.39 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपके पास है आंसर 1.39 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने सबसे पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने ये किया कि हमने सबसे पहले ये देखा कि आपके पास जो मेन स्केल है उसकी जो सबसे छोटी डिवीजन है उसकी मेजरमेंट कितनी है। वो हमारे पास थी 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का वो 10वां हिस्सा थी। उसके बाद हमने वर्नियर स्केल आपके पास जो थी जो ऊपर मूव करती है उसकी डिवीजन्स काउंट की, 10 डिवीजन्स थी। हमने मेन स्केल की जो कम से कम डिवीजन थी यानी कि 0.1 सेंटीमीटर उसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने मेन स्केल की रीडिंग ले ली, 1.3 आई। उसके बाद हमारे पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग थी 9, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया लीस्ट काउंट के साथ, फिर आंसर को ऐड किया हमने मेन स्केल की रीडिंग के अंदर यहाँ पे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1.39 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन के अंदर 1.39 सेंटीमीटर है या नहीं। तो हमारे ऑप्शन के अंदर बिल्कुल 1.39 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास है ऑप्शन बी के अंदर। तो ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर हमारा 1.39 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन 1.5, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रू गेज है। द फिगर शोज द रीडिंग ऑन ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रू गेज है और इसकी रीडिंग यहाँ पे शो की हुई है फिगर के अंदर। जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग फाइंड की है, इसी तरह से हमने अब यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को देख के इसकी रीडिंग बतानी है।
यूज्ड टू मेजर डायामीटर ऑफ ए थिन रॉड। अब ये जो रीडिंग दिखाई हुई है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, ये यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? एक थिन हमारे पास रॉड है जिसका डायामीटर हमने फाइंड करना है, ठीक है, मेजर करना है डायामीटर। अब इसका जो डायामीटर है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर यहाँ पे वो रॉड दिया हुआ है, ठीक है। रॉड उन्होंने यहाँ पे पहले से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर प्लेस किया हुआ है, और उसके बाद उसकी जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है सिर्फ उन्होंने वो पोर्शन हमें यहाँ पे दिखाया है, वो पोर्शन स्क्रू गेज का नहीं दिखाया जहाँ पे वो रॉड उन्होंने उसके अंदर डाला हुआ है। तो क्योंकि हमें सिर्फ रीडिंग वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, हमें ज़रूरत भी यही था रीडिंग लेने के लिए, तो वो हमारे पास आ गया, तो यहाँ से हम रीडिंग अब बता सकते हैं। कुछ और भी आगे इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करनी है। पिच यहाँ पे आएगी और उसके बाद उसकी हेल्प से हमने अब लीस्ट काउंट बताना होगा। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द थिम्बल इज़ 0.50 मिलीमीटर। अब आधा मिलीमीटर आपको मिलता है जब थिम्बल एक कंप्लीट टर्न लेती है, ठीक है। ये जो इधर इसको आप घुमाते हैं, इस पोर्शन को आप कहते हैं थिम्बल, ठीक है। इसको पकड़ के आप घुमाते हैं इसको। तो जब आप थिम्बल को एक कंप्लीट टर्न देते हैं तो आपको 0.50 मिलीमीटर का डिस्टेंस मिलता है, ठीक है, या रीडिंग मिलती है। ये आपके पास इस स्क्रू गेज की पिच है। स्क्रू गेज की पिच का मतलब ये है कि जब आप थिम्बल को एक कंप्लीट टर्न देते हैं, ठीक है, इस तरह से जब आप थिम्बल को कंप्लीट टर्न देते हैं तो उसके बाद जो आपकी ये वाली स्केल है ये इधर जितनी मूव करती है वो होती है पिच स्क्रू गेज की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके पास एक टर्न है वो है 0.50 mm, तो ये आपके पास आपके स्क्रू गेज की पिच है, ठीक है। एक टर्न देने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है पिच। एंड देयर आर 50 लाइन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, और ये आपके पास जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर टोटल लाइन्स हैं 50। अब इन दो चीज़ों को यूज़ करके हमने फाइंड करना है इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच हमारे पास मौजूद है, एक टर्न के बाद जो हमारे पास रीडिंग आती है वो पिच कहलाती है, वो उन्होंने हमें बता दी है। एक टर्न के बाद जो रीडिंग है वो है 0.50 mm, ये पिच है, इसको आपने लिखना है ऊपर, ठीक है। इसको आप ऊपर लिखें 0.50, ये आपके पास पिच आ गई। उसके बाद जो आपकी सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर उन्होंने हमें रीडिंग्स बता दी हैं जो कि हैं 50 लाइन्स। 50 लाइन्स जो हैं उनको आपने अब लिखना है नीचे, ठीक है। अब जितनी पिच हो वो आपने ऊपर लिखनी है। सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 लाइन्स हैं तो आपने नीचे 50 लिखना है। 100 लाइन्स हैं तो आपने नीचे लिखना है 100। यहाँ पे 50 है तो हमने नीचे 50 लिख दी। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो आंसर आएगा उसके लिए देखें यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम नीचे 100 लगा देते हैं, तो ऊपर आपके पास सिंपल 50 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर डेसिमल हो जाएगा ख़त्म। क्योंकि डेसिमल के बाद हैं 2 डिजिट्स तो आपने 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा दी, और नीचे जो है 50 वो वैसे ही आएगा। यहाँ पे 50 आएगा नीचे, ये 50 जो है नीचे वाला ये ऊपर वाले 50 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1/100। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.01 mm, ठीक है जी। ये आपके पास है आपकी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। अब देखिए आपने लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया। जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग ली है उसी तरह से हमने यहाँ पे रीडिंग लेनी है। मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, उसके बाद जो आपकी सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस लीस्ट काउंट के साथ, और दोनों को ऐड करके हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो हमारा ये जो लीस्ट काउंट आया है पिच और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल को डिवाइड करवा के इस लीस्ट काउंट को हम साइड पे लिख लेते हैं। उसके बाद इसको हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। ये हमारे पास है 0.01 mm, ठीक है जी, 0.01 मिलीमीटर, ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है। उसके बाद हम देखते हैं अपनी रीडिंग अपनी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, और अपना जो करेक्ट आंसर है वो हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। जब देखते हैं हम रीडिंग, अब ये देखें क्योंकि उन्होंने मैं पहले बता दिया कि जब आप एक बार टर्न देते हैं थिम्बल को तो उस वक्त आपको जो रीडिंग मिलती है वो ये मिलती है, ठीक है, 0.50 mm। तो यहाँ पे देखिए लाइंस भी बनी हुई हैं। ये जो नीचे लाइन बनी हुई है इसका मतलब है 0.50 mm, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे अगेन 0.5 mm, उसके बाद यहाँ से नीचे वाली लाइन जो है ये अगेन 0.5 mm है, और ऊपर वाली लाइन इससे आगे अगेन 0.5 mm है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक जो लाइन आती है ये आपको आधा मिलीमीटर देती है। जब 2 लाइन्स आ जाती हैं तो ये आपको देती हैं एक कंप्लीट मिलीमीटर, और जब आपके पास 4 लाइन्स आ जाती हैं 1 2 3 4 तो आपको मिलते हैं 2 मिलीमीटर। 5 लाइन्स आती हैं तो 2.5 मिलीमीटर,
जब आपके पास 6 लाइंस आती हैं तो 3 मिलीमीटर, और जब आपके पास 7वीं लाइन आपको नज़र आती है तो आपको मिलते हैं 3.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग आ गई आपके पास 3.5 mm। ठीक है जी, ये आपके पास रीडिंग है आपकी मेन स्केल की। मेन स्केल की रीडिंग उसी तरह से लेंगे आप। जब इसको घुमाएंगे अपने थिम्बल को, और उसके बाद जब आपको यहाँ से डिवीजन्स नज़र आएंगी तो आपको जितनी डिवीजन्स नज़र आती हैं आपने उतनी डिवीजन्स को 0.5 के साथ करवा देना है मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि जब आप इसको एक बार घुमाते हैं तो आपको जो यहाँ से रीडिंग मिलती है वो है 0.5 mm। तो जितनी बार घुमाएंगे उतनी आपको यहाँ से रीडिंग्स शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे देखें कितनी रीडिंग्स हमें शो हो गई हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमें रीडिंग्स शो हुई हैं 7, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको 7 बार जो है वो इस तरह से इधर टर्न दे दिया है। ठीक है, आपने इसको टर्न इस तरह से देना है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एरो लगाया। अब यहाँ पे आपको मेन स्केल की रीडिंग तो मिल गई है, ठीक है, जो कि है 3.5 mm। उसके बाद आपको चाहिए सर्कुलर स्केल की रीडिंग। अब देखें आपने जब इसको नीचे इस डायरेक्शन के अंदर घुमाया तो ये देखें कि कौन सी डिवीज़न है जो कि इस डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे आपके पास है 17। तो ये 17th लाइन है जो कि इस डेटम लाइन के साथ कर रही है मैच। तो 17 आपके पास रीडिंग आ गई आपकी सर्कुलर स्केल की। मैंने आपको रीडिंग लेने का तरीका पहले बताया है कि आपने मेन स्केल की रीडिंग लिखनी है, उसके बाद उसके अंदर आपने ऐड कर देनी है सर्कुलर स्केल आपके पास जो उसकी रीडिंग, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है अपने लीस्ट काउंट को, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 0.01 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे अपनी सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ, तो आपके पास एंड के ऊपर आंसर आ जाएगा दिस इज़ इक्वल टू 3.5 प्लस, अभी जो 17 है इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.01 के साथ तो ये आ जाएगा 0.17। ठीक है जी, ये आपके पास आएगा। और उसके बाद जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.67। ठीक है जी, mm। तो आप देखें कि आपके पास 3.67 कहीं पे आंसर में है या नहीं। तो 3.67 बिल्कुल हमारे पास आंसर में मौजूद है। हमारे पास ये पहला पार्ट है, पार्ट ए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1.4, इसका हमारे पास आंसर आ गया पार्ट ए। ठीक है जी, या फिर ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारा क्वेश्चन 1.5, इसको देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट आर डिफाइंड एज। अब एक जो हमारे पास मेजरमेंट होती है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, उनकी तादाद को हम कैसे बताते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास है हमारा ऑप्शन सी, जिसको उन्होंने ऑप्शन डी लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैसे ऑप्शन सी है, ये करेक्ट है। दे आर द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑफ ए मेजरमेंट। एक मेजरमेंट के अंदर जो आपको एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं, जो दुरुस्त पता होते हैं, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला मशकूक हिंदसा। ठीक है, ये होते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैसे आपके पास एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये भी कुछ दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादा जिसके अंदर वजन है वो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, जो सी पार्ट है। ठीक है, तो सी करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन 1.6, इसको देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास 2500.0 kg इज़। अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी हमने तादाद बतानी है, उनका हमने नंबर बताना है। तो बड़ा इजी है बताना। जो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और उनकी राइट के ऊपर जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं वो भी सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसके अंदर टोटल 5 हमारे पास हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन 1.7, इसको देखते हैं। द सम 12 kg प्लस दिस वन अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन इज़। अब ये जो आपके पास सम है, अगर आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करें तो ये आपको कुछ इस तरह से सम मिलेगा। ठीक है, ऐसे जो ऑप्शन डी है इस तरह से आपको सम मिलेगा कैलकुलेटर के अंदर। लेकिन सवाल में हमसे पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन, आपने इसको दुरुस्त प्रिसीजन तक बताना है। दुरुस्त प्रिसीजन का मतलब ये है कि जितनी भी यहाँ पे आपने मेजरमेंट्स ऐड की हैं उनमें आपने ये देखना है कि सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट्स किसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप डेसिमल के बाद डिजिट्स देखते हैं, जिसके अंदर सबसे कम डिजिट्स होते हैं आप उतने डिजिट्स आंसर में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो आपके पास 12 kg है इसके अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। ठीक है, कोई डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद, तो आंसर जो है उसमें भी आपने इतने ही डिजिट्स लिखने हैं डेसिमल के बाद, यानी कि कोई भी डिजिट नहीं लिखना। तो देखें कौन सा आंसर है, वो ये है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स नहीं है, तो इसलिए आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। द आंसर टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन दिस वन इज। अगेन यहाँ पे आपने वही काम करना है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने एक ही काम करना होता है। डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट कर रहे हैं,
जिस मेजरमेंट के अंदर सबसे कम डिजिट्स हैं उतने आपने लिखने हैं अपने आंसर के अंदर। यहाँ पे देखें इसके अंदर सबसे कम डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो देखें कहाँ पे 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, वो यहाँ पे हैं। ये आपके पास आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट दिस वन टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। अब देखें फ़र्क नोट करें, जब आपने करनी हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो फिर आप देखते हैं प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। लेकिन जब आपने करनी हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो इन दोनों के अंदर आप देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि उन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए आपने अब यहाँ पे देखने हैं एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने का मतलब यह है कि जितने भी मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं उनमें जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होने चाहिए। तो देखें इसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको चाहिए आंसर के अंदर। तो देखें कहाँ पे हैं, ये आपके पास एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ये आपके पास तीसरा आंसर है और उसके बाद ये आपके पास चौथा आंसर। यहाँ पे देखें उन्होंने इस 9 को ड्रॉप किया, 9 को जब ड्रॉप किया तो 9 जो है ये 5 से बड़ा है, तो पिछले के अंदर आपने 1 का इजाफा कर दिया, इसको आपने 6 बना दिया। तो ये आपके पास आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो आपके पास दोनों मेजरमेंट्स थी इनमें ये जो मेजरमेंट है इसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं, तो आपने अपने आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है। द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन दिस वन इन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। ये जो आपके पास डिवीजन है इसका दुरुस्त आंसर बताएं और उस आंसर के अंदर मुनासिब तादाद होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो उसके लिए आप देखें इन दोनों में किसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर है, इसके अंदर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। तो आपको अपने आंसर में सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर में देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हैं एंड के ऊपर, यहाँ पे तो उन्होंने लिख दिए 5, यहाँ पे लिख दिए 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2। तो ये हमारा दुरुस्त आंसर है 2 वाला, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मेजरमेंट्स थी या जो नंबर से उनके अंदर ये नंबर हमारे पास जो इसके अंदर सबसे थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर्स से 2 थे, तो हमें जो आंसर है उसके अंदर भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। फ़र्क ज़रा दोबारा आप नोट कर लें, जब आप करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपने डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करने हैं, ठीक है। जिस मेजरमेंट के अंदर सबसे कम डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स आपने अपने आंसर में डेसिमल के बाद लिखने हैं। उसके बाद आपके पास अगर आ जाए डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन तो फिर आपने देखने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की आपने तादाद देखनी है उन तमाम मेजरमेंट्स के अंदर जिनके दरमियान एडिशन, जिनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, ठीक है। आपने इनको मिक्स नहीं करना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर देखने डेसिमल के बाद डिजिट्स, लेकिन जो आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है उनके अंदर आपने देखनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद। तो यहाँ पे हमने इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद देखी, सबसे कम 2 थी तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिए या फिर 2 तक आपने अपना आंसर लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा 11वां MCQ, इसको देखते हैं। द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन दिस वन। अब इसके अंदर देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, डिवीजन भी आ गई। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाए तो आपने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं, फिर उतने अपने आंसर में लिखने। काउंट करें, यहाँ पे आपके पास ये वाली जो मेजरमेंट है नीचे वाली डिवीजन वाली, इसके अंदर है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि 2। तो आपने वो आंसर देखना है जिसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। यहाँ पे आपके पास है 4, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हैं 2। तो ये आपके पास दुरुस्त आंसर है, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा किस तरह से उन्होंने चेंज किया साइंटिफिक नोटेशन में, ये आप कर सकते हैं, हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 हैं तो आपने ये आंसर लिखा। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो 10 की पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है। तो 2 यहाँ पे जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट सिर्फ ये 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन 1.12, इसको देखते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज। आपके पास अगर एनर्जी हो और फोर्स हो तो इन दोनों की जो डायमेंशंस यानी कि रेशो क्या होगी। देखें फोर्स पहले लिखी हुई है तो आपने इसको लिखना है न्यूमरेटर के अंदर, और जो आपके पास एनर्जी है ये क्योंकि बाद में है तो इसकी डायमेंशन को आपने लिखना है डिनोमिनेटर के अंदर यानी कि नीचे। तो पहले फोर्स है, फोर्स आप ऊपर लिखेंगे और जो एनर्जी है इसको आपने लिखना है नीचे। और हम जानते हैं कि जो एनर्जी है इसकी डायमेंशन वर्क वाली डायमेंशन होती है, तो हम एनर्जी की जगह वर्क लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं W वर्क, और जो वर्क है हम जानते हैं ये बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि F.D, इस तरह से होता है ये। अब यहाँ पे देखें ऊपर आपने लिखनी है फोर्स की डायमेंशन, नीचे आपने लिखनी थी एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन क्योंकि वर्क के बराबर होती है तो आपने नीचे लिख दिया वर्क। अब ऊपर आपने लिखनी है फोर्स की डायमेंशन, नीचे आपने लिखनी है वर्क की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन के अंदर आपने लिखनी है 2 डायमेंशन, एक आपने लिखनी है फोर्स की डायमेंशन,
एक आपने लिखनी है डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। तो फोर्स की जो आप डायमेंशन लिखेंगे वो इस ऊपर वाली फोर्स की डायमेंशन के साथ हो जाएगी कैंसिल, तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और आपके पास सिर्फ बच जाएगी नीचे डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, यहीं ऊपर आपके पास आ गया 1 और नीचे आपके पास बच गया d। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये बेसिकली डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस एक लेंथ ही होती है, तो जो लेंथ है आपके पास उसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल L के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/कैपिटल L, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल L, इसको जब आप ऊपर लेके आएंगे तो L⁻⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है, L इनवर्स। तो ये देखें कहाँ पे है, ये आपके पास है ऑप्शन डी के अंदर। तो जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन 1.13। इसके अंदर अगेन हमने डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। अब यहाँ पे देखें वो कौन सा पेयर है जिसकी डायमेंशंस सेम नहीं है। अब बाकी जो पेयर्स हैं इनकी तो डायमेंशन आपस में होगी बराबर, ये आप चेक कर सकते हैं। अब जिनकी डायमेंशन बराबर नहीं है मैं वो आपको चेक करके दिखा देता हूँ, वो हैं ये दो, ये वाले, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इनकी डायमेंशंस आपस में बराबर नहीं है। अब देखें यहाँ पे अगर आपके पास एक नीचे एंड के ऊपर ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज, अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता कि इन सब के आपस में बराबर नहीं है तो फिर ये सारे ऑप्शन मेरे लिए चेक करना ज़रूरी थे। अब क्योंकि हमारे पास नीचे ऑल ऑफ दीज नहीं है तो इसका मतलब आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, तो वो ये ऑप्शन हमारे पास आंसर है सी ऑप्शन। तो मैं आपको सी ऑप्शन जो है ये वेरीफाई करवा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इनकी डायमेंशन आपस में बराबर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूँ एक रिंग का, एक जो आपके पास रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है I = mr², ठीक है। m उसका मैस है और r उसका रेडियस है, ठीक है, mr²। तो जो m है ये मैस है, ठीक है। मैस की डायमेंशन हम जानते हैं कैपिटल M होती है और जो r है रेडियस ये एक लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन होती है L, तो इसके ऊपर स्क्वायर भी है। ये आपके पास आ गई डायमेंशन आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन उसकी जो कि इसके साथ दिया हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये होता है टार्क, तो इसको आप डिनोट करते हैं टा से और ये बराबर होता है R×F, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। R जो है ये एक लेंथ है, ठीक है, इसकी डायमेंशन L आ जाएगी और जो फोर्स है इसका हम यूनिट जानते हैं वो होता है kg/s², या फिर फोर्स जो है ये बराबर होती है MA के, ठीक है। R को आप वैसे लिखते हैं और जो फोर्स है इसको आप लिख दें MA, ठीक है। जानते हैं F = MA होता है। जो M है इसकी डायमेंशन मैस वाली है, कैपिटल M इसकी डायमेंशन हो जाएगी और जो A है एक्सेलरेशन इसका यूनिट होता है मीटर/s²। तो मीटर जो है वो लेंथ होता है, ठीक है, और पर/s² ये होता है टाइम। तो टाइम का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, जब ऊपर आएगा तो टाइम के स्क्वायर के साथ माइनस भी आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास डायमेंशंस आ जाएंगी। M आप पहले लिख दें, L जो है ये 2 हैं तो L के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और जो t⁻² है ये आप फिर एंड के ऊपर लिख दें, ठीक है। ये आपके पास डायमेंशन है आपके मोमेंट ऑफ फोर्स की, ठीक है जी। अब देखिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये हमने कैसे लिखी है, ये हमने इस चैप्टर के अंदर बड़ा डिटेल में इनको देखा था कि किस तरह से डायमेंशंस आती हैं, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशंस देखें दोनों की, ये आपके पास है इनर्शिया की डायमेंशन और ये आपके पास डायमेंशन है मोमेंट ऑफ फोर्स की। तो दोनों के डायमेंशंस आप देख सकते हैं डिफरेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा कि बताएं कौन से हैं दो जिनके डायमेंशंस जो है वो आइडेंटिकल नहीं है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एक आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स है। इन दोनों की जो डायमेंशंस है वो आपस में बराबर नहीं है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा एक और क्वेश्चन, जहाँ पे अगेन हमने वर्नियर कैलिपर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास जो ज़ीरो एरर है वो भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो एरर को भी देख लेंगे कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद किस तरह से हमने अपना आंसर फाइंड करके उसमें जो ज़ीरो करेक्शन है वो अप्लाई करके अपना जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.14 ये हमारा 14th MCQ, इसको देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम वर्नियर कैलिपर्स। हमारे पास एक ही वर्नियर कैलिपर है जिसकी दो फिगर्स बताई हुई हैं। फिगर 1 शोज द रीडिंग व्हेन द जाज आर क्लोज्ड। अब ये जो पहली आपके पास फिगर है ये वो फिगर है जब उसके दोनों जाज क्लोज हैं, ठीक है, क्लोज हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपने उसमें रीडिंग ली नहीं है, रीडिंग लेने से पहले आपने उनको क्लोज किया ताकि आपको पता चले कि इसमें कोई ज़ीरो एरर है या नहीं। तो इसने ज़ीरो एरर शो किया है, वो देखते हैं कितना है ज़ीरो एरर। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वाइल जबकि
फिगर 2 जो कि आपके पास दूसरी फिगर है, ये क्या दिखा रही है, शोज द रीडिंग व्हेन ए सॉलिड सिलेंडर इज प्लेस्ड बिटवीन द जार्स। अब जो दूसरी आपके पास फिगर है ये वाली, ये उस रीडिंग को शो कर रही है जब आपने एक सॉलिड सिलेंडर को इसके जार्स के दरमियान रख दिया है। देखिए आपने अब करना क्या है, दी लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज़, अब जो सिलेंडर है इसकी लेंथ कितनी लेंथ हमने बतानी है। तो उसके लिए देखें दो जो उन्होंने हमें यहाँ पे डायग्राम्स बताई हैं, इनका मकसद ये है कि आप पहले इस डायग्राम को देख के ज़ीरो एरर बताएं, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम को देख के आप रीडिंग बताएं, रीडिंग में से ज़ीरो एरर को माइनस करें और करेक्ट आप अपनी रीडिंग बता दें। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा ज़ीरो एरर। तो देखें आप कि जो आपकी वर्नियर स्केल है उसकी ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो की किस साइड के ऊपर है। तो आपकी जो वर्नियर स्केल है वो ये नीचे वाली होती है, इसकी ज़ीरो ये बड़ी लाइन है और ये मेन स्केल की जो ज़ीरो है उससे ये राइट के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले से वो रीडिंग शो कर रहा है। आगे है आपका मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरमेंट है वो आगे है पहले से, तो इसीलिए इसका जो ज़ीरो एरर है पॉजिटिव होगा। अब देखें जब इसकी ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो से आगे हो, इस तरफ हो, तो हमने ये देखना होता है कि आपकी जो वर्नियर स्केल है इसकी कौन सी डिवीजन या किस नंबर वाली डिवीजन मेन स्केल की किसी ना किसी डिवीजन के साथ मिल रही है। तो वो हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो वो ये वाली डिवीजन है, ठीक है। एग्जैक्ट तो ये नहीं मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैच करे वो ये फोर्थ डिवीजन है, ठीक है। ये फोर्थ डिवीजन बनती है इसकी वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीजन है ये मैच कर रही है हमारी मेन स्केल की किसी एक डिवीजन के साथ। किसके साथ मैच करती है वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जब हमने वर्नियर स्केल की किसी डिवीजन को मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच करवाना है तो सिर्फ हमने देखना होता है वर्नियर स्केल के डिवीजन को मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ जाके मैच कर रही है, वो हमारा मसला नहीं है, किसी भी रीडिंग के साथ मैच कर सकती है। यहाँ पे चौथी रीडिंग हमारे पास वर्नियर स्केल की, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है चौथी रीडिंग। चौथी रीडिंग हमारे पास आ गई वर्नियर स्केल की, जो कि मेन स्केल की किसी एक रीडिंग के साथ कर रही है मैच। अब हमें चाहिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए आप ये देखें कि आपके पास ये जो एक मेजरमेंट है, जो एक आपके पास ये बड़ी डिवीजन है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास जो आंसर है ऑप्शन के अंदर वो दिए हुए हैं सेंटीमीटर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर्स क्योंकि हमारे पास है सेंटीमीटर के अंदर, तो इसीलिए 0 से 1 तक जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो बनता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर देखें जो छोटी छोटी डिवीजन्स हैं, टोटल है 10 डिवीजन्स। तो जो आपकी एक डिवीजन है मेन स्केल की वो आपको रीडिंग देगी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास मेन स्केल की एक डिवीजन की आ गई मेजरमेंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है वर्नियर कैलिपर्स के लिए कि आपके पास जो मेन स्केल है उसकी एक जो डिवीजन होती है उसकी मेजरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ये जो आपकी वर्नियर स्केल है इसको अगर आप काउंट करें तो इसके ऊपर टोटल है 10 डिवीजन्स। तो आपने मेन स्केल की एक छोटी डिवीजन की जो रीडिंग है उसको आपने डिवाइड करवाना है 10 के साथ, जो कि वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन्स है। तो आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इस लीस्ट काउंट की हेल्प से अब आप फाइंड कर सकते हैं अपना ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर के लिए हमने पहले देख लिया था कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मैच कर रही है ऊपर जाके, तो वो चौथी डिवीजन थी। आप इस लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 4 को, ठीक है। जो चौथी डिवीजन है आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो अब आपके पास आ जाएगा ज़ीरो एरर। ये हो जाएगा आपके पास 0.04। तो आपके पास जो ज़ीरो एरर है वो है 0.04, ठीक है। इसको हमने एंड के ऊपर अपने आंसर में से करना होगा माइनस। माइनस क्यों करना होगा, क्योंकि ये पहले से आपकी जो वर्नियर स्केल है ये इस साइड के ऊपर गई हुई है, यानी कि आपको कोई ना कोई रीडिंग पहले से पॉजिटिव रीडिंग मिल रही है। तो जो पॉजिटिव रीडिंग होती है, जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, इसको आपने माइनस करना होता है अपनी रीडिंग के साथ। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर हमने अपनी इस पहली डायग्राम से निकाला। जो हमारी ये पहली डायग्राम थी इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि हम इसको देख के ज़ीरो एरर फाइंड कर लें। तो हमने इसको देख के ज़ीरो एरर फाइंड कर लिया। अब हम रीडिंग फाइंड करते हैं अपनी इस दूसरी डायग्राम की हेल्प से। तो अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपनी रीडिंग। रीडिंग देखने के लिए हमने जब इसके अंदर सिलेंडर को रखा वर्नियर कैलिपर्स के अंदर, जब उस ऑब्जेक्ट को रखा जिसकी हम मेजरमेंट कर रहे थे, तो हमने वर्नियर स्केल को इस साइड के ऊपर मूव किया। जब इधर मूव करते हैं तो तब भी उसके जहाज़ होते हैं उनके दरमियान जगह खुलती है और उसके अंदर आप उस सिलेंडर को प्लेस कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट उसको प्लेस कर सकते हैं। तो हमें इतना खोलना पड़ा वर्नियर स्केल को, ठीक है, इतने इसको मूव करवाना पड़ा। अब आप देखें रीडिंग। रीडिंग के लिए आप ये देखें कि जो आपके पास मेन स्केल है उसकी कौन सी डिवीजन आपको विजिबल है या कौन सी डिवीजन है जो कि वर्नियर स्केल से पहले है। तो आप देखें 3 के बाद जो तीसरी डिवीजन है इसके एग्जैक्ट ऊपर आपके पास वर्नियर स्केल के 0 आ रही है। तो आप इसको अब ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो आपके पास वर्नियर स्केल की 0 है ये थोड़ी सी साइड के ऊपर होती, ठीक है, और ये जो तीसरी डिवीजन है ये विजिबल बाहर ना होती, तो फिर आप ये दूसरी डिवीजन कंसिडर करते। यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो वर्नियर स्केल के 0 है ये बिल्कुल मैच कर रही है 3 के बाद तीसरी डिवीजन के साथ, तो अब आप इस तीसरी डिवीजन को ले सकते हैं, ठीक है। तो
3 आपके पास एक आ गया, उसके बाद आगे तीसरी डिवीज़न है तो 3.3 आप ले लेंगे, ठीक है। चौथी डिवीज़न के ऊपर 0 जाके मैच करती, या फिर 0 चौथी डिवीज़न से आगे होती और 5वीं के दरमियान होती है, 5वीं से पहले चौथी की आगे होती, तो फिर आप चौथी डिवीज़न लेते तो 3.4 आप लेते। दूसरा सिनेरियो देखें, यहाँ पे ये हो सकता था कि आप ये जो डिवीज़न है 0 वाली वर्नियर स्केल की, ये अगर 3 से थोड़ी सी आगे होती और ये जो आपके पास 4 वाली डिवीज़न है इससे पहले होती, यानी कि 3 और 4 के दरमियान होती, तो फिर भी आप रीडिंग 3 लेते। 4 और 5 के दरमियान होती तो फिर आप रीडिंग लेते 4। यहाँ पे 3 के एग्जैक्ट ऊपर थी तो हमने रीडिंग ले ली 3। ये आपके पास आ गई मेन स्केल की रीडिंग। अब आपको चाहिए वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए जो आपके पास डिवीज़न एग्जैक्ट मैच कर रही है मेन स्केल के साथ, वो डिवीज़न देखें तो वो आपके पास जो डिवीज़न है वो है ये, ठीक है। 0 वाली डिवीज़न है, 0 डिवीज़न, तो अब यहाँ पे लिख दें 0 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने इसका पहले फाइंड किया है, 0.01 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 3.3 प्लस 0 के साथ जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 0.00, दोनों को अब आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3.30। ये आपके पास रीडिंग आई है आपके वर्नियर कैलिपर से, लेकिन आपकी जो पहली डायग्राम थी वहाँ पे आपको मिला था 0 एरर। तो 0 एरर आपके पास जो है उसको हमने अब माइनस करना है इसमें से, रीडिंग में से। तो देखते हैं कितना 0 एरर था हमारे पास, वो हमने ऊपर लिखा था, ये है जी 0 एरर, ठीक है। 0.04 हमारे पास 0 एरर है। इस 0 एरर को आप माइनस करवा दें अपनी रीडिंग में से, ठीक है। इसमें से माइनस करवा देते हैं इसको 0.04। अगर आप माइनस इसको करवा दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 3.26, ठीक है जी, सेंटीमीटर। तो आप देखें क्या 0.04 माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है 3.26, ये क्या हमारे पास किसी ऑप्शन में मौजूद है या नहीं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3.26 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए में मौजूद है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आपके पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा वर्नियर कैलिपर्स वाला ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.15, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन्स। अब हमारे पास एक जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो लीस्ट काउंट है ये हमें क्या चीज़ बताता है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट, प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। एक जो मेजरमेंट है उसकी हमें ये प्रिसीजन बताता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर कि जो आपके पास लीस्ट काउंट है ये आपको बताता है प्रिसीजन के बारे में, लेकिन जो एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट है ये आपको लीस्ट काउंट नहीं बताता। जितनी मेजरमेंट बड़ी होती जाएगी लीस्ट काउंट के मुकाबले में, उतनी आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी और उतनी वो दुरुस्त मेजरमेंट के करीब होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। और उसके बाद आपके पास ये जो ऑप्शन सी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ ए मेजरमेंट, इसके लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, उसके नीचे फिर आप मेजरमेंट लेते हैं तो दो चीज़ें मिलकर आपको बताती हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। उसके वजह आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 के साथ तो फिर आपको मिलती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये आपको इस तरह से मिलती हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1.16, हमारा 16th और लास्ट MCQ है ये। ए मेजरिंग टेप हैज़ बीन ग्रेजुएटेड विद ए मिनिमम स्केल डिवीजन ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। आपके पास एक मेजरिंग टेप है जिसके ऊपर आपने दर्जा बंदी की है, ग्रेजुएट उसको किया है, ठीक है। उसके ऊपर आपने डिवीजन्स बनाई हैं विद ए मिनिमम स्केल डिवीजन ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। उसके ऊपर छोटी से छोटी डिवीजन है वो है 0.2 सेंटीमीटर। दी अलाउड रीडिंग यूजिंग दिस टेप में बी। इस टेप की हेल्प से देखिए आप कौन कौन सी रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसका नमूना बना देता हूँ टेप का। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेप है, इसकी जो छोटी डिवीजन है वो यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल एक देखें कितनी है छोटी सी छोटी डिवीजन 0.2 सेंटीमीटर। इसकी हर जो डिवीजन है या हर दो जो डिवीजन्स हैं उन दोनों डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उन्होंने बता दिया वो है 0.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास पहले जो डिवीजन है ये होगी 0.2 सेंटीमीटर, उसके बाद वाली होगी 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, उसके बाद 1.2, 1.4 और 1.6 और 1.8 और उसके बाद 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके ऊपर डिवीजन्स हैं, यानी कि जो इवन वाले आपके पास जो डिवीजन्स हैं या इवन वाली जो मेजरमेंट्स है वो तो मिल रही हैं, ऑड वाली नहीं मिल रही। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी हमें मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और हमें मिल कौन सी सकती है वो हमने अब देखनी है। बल्कि यही यहाँ पर उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है दी अलाउड रीडिंग यूजिंग दिस टेप में बी। इस टेप को यूज़ करके कौन सी जो रीडिंग्स है वो हमें अलाउ हो सकती है वो अब देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें एंड के ऊपर सिर्फ इवन हो सकता है, ऑड वाला अलाउ नहीं है, तो इसलिए जो ऑड वाले हैं वो सारे के सारे इसमें से निकल जाएंगे, इवन वाला में सिर्फ मिल सकता है। तो 80
0.5 सेंटीमीटर ये नहीं मिल सकता, क्योंकि जो 5 है ये ऑड है, ठीक है। 5 वाली हमें रीडिंग ये दे नहीं सकता, ये देगा 0.2468, ठीक है, ये रीडिंग ये देगा। 80.6 ये रीडिंग हमें मिल सकती है, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद 6 है और इसके डेसिमल के बाद है 2, तो 2 जब डबल होगा तो 4, उसके बाद मज़ीद 2 इसमें ऐड करेंगे तो 6, तो 6 आपको मिल सकता है। 0.2 जो है ये आपको 80.6 सेंटीमीटर वाली रीडिंग दे सकता है। यहाँ पे एंड के ऊपर 5 है तो ये आपको नहीं मिल सकती, और यहाँ पे एंड के ऊपर 7 है तो ये भी आपको नहीं मिल सकती। तो ये 3 ऑप्शन गलत हैं। हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारे MCQs थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे उनमें से तकरीबन काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे इन MCQs के अंदर देख लिए हैं। तो हमारे पास MCQs वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये वाले, इनको हम सॉल्व करेंगे।